नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। एक सीधा सा सवाल, भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से जनता का ध्यान क्यों भटकाती है? कि मुद्दा क्या है इस वक्त आपके सामने? मुद्दा यह है कि पेट्रोल के रेट्स लगातार तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ रहे हैं। चलिए आज ही की बात करते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर आज दिल्ली के अंदर पेट्रोल के रेट्स 110 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं और डीजल 98.42 यानी कि सेंचुरी मारने वाला है डीजल के रेट्स दिल्ली के अंदर। मुंबई की बात करें 115 रुपए प्रति लीटर, 115 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल जो है 106 रुपए 62 पैसे। चेन्नई 106 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर और डीजल है 102 रुपए 59 पैसे। कोलकाता 110 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल है 101 रुपए 56 पैसे। और यही नहीं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर कमर्शियल सिलेंडर आज से 266 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में सिलेंडर की कीमत होगी 2000 रुपए 50 पैसे और यह कीमत पहले थी 1734 रुपए। और मुद्दे को कैसे भटकाया जा रहा है? प्रधानमंत्री ग्लासगो में हैं और वहां पर किराए पर जो एनआरआईज हैं, इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का गहना बता रहे हैं। सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि गहना जो है ना वो बहुत महंगा होता है और गहना सिर्फ सजने के लिए होता है। हमें सजने के लिए प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो मुद्दों के प्रति जवाबदेह हों। जब देश में कोई बड़ी घटना हो जाए तो उस पर प्रधानमंत्री आकर अपनी बात रखें। प्रधानमंत्री गहना नहीं है। प्रधानमंत्री को कृपया गहना मत बनाइए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं दोस्तों और किस तरह से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर कि आप जानते हैं कि लखनऊ में पेट्रोल की कीमत जो है वो 50 पैसे बढ़ गई और इस वक्त लखनऊ के अंदर पेट्रोल की कीमत है 106 रुपए 82 पैसे। लगातार इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि लखनऊ के अंदर पेट्रोल के रेट्स कैसे बढ़ रहे हैं। और लखनऊ भूल जाइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के तमाम शहर जो हैं, आगरा देखिए साहब, आगरा 106 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, अलीगढ़ 107 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर, इलाहाबाद 107 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, हर जगह आप देख रहे हैं पेट्रोल के रेट्स जो हैं वो आसमान तोड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हमें मुगल में, जिन्ना में, तालिबान में भटकाए रखना चाहती है। कल ये लोग अखिलेश यादव पर जिन्ना के मुद्दा पर हमला कर रहे थे और जब राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि महंगाई के बारे में तो कुछ कहिए, देखिए किस तरह से बौखला गए। ये वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत मस्त वीडियो है। चाहूंगा जो कल श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बनकर के सर आज जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सर आज फिर एलपीजी सिलेंडर मुद्दा महंगाई है, मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है। कृपया उससे ध्यान मत भटकाइए जनता का। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव के बयान को आंशिक तौर पर पेश किया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर यह है बीजेपी का उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल। इन्होंने जानबूझकर उसी हिस्से को बताया जहां वो जिन्ना की बात कर रहे हैं, जबकि अखिलेश ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और जिन्ना ने एक ही जगह से वकालत की। ये लोग देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। इसमें गलत इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि 1947 से पहले जिन्ना भी भारत के ही नागरिक थे, वो पाकिस्तान के नहीं थे नागरिक और वो आजादी के आंदोलन में लड़ रहे थे, हालांकि शर्तों के साथ। और मुझे निजी तौर पर लगता है कि अखिलेश यादव को जिन्ना का नाम नहीं लेना चाहिए था, मगर अखिलेश ने जो कहा वो तथ्यात्मक रूप से कुछ गलत नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी जिन्ना शब्द को उठाकर इस पूरी सियासत को और गंदा करना चाहती है और उसमें कीचड़ पैदा करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को लगता है साहब कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। अब मिलिए राज्य के मुख्यमंत्री
सीएम आदित्यनाथ से। इनको मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी और राजा सुहेलदेव की याद आ रही है। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। यही पीड़ा है कि कहीं गाजी को भूले तो राजनीतिक रूप से इनके लिए हमेशा का वनवास हो जाएगा। हमेशा के लिए वे जनता के द्वारा कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे और इसलिए वे महाराज सुहेलदेव के स्मारक का विरोध करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं। फिर मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुद्दा सुहेलदेव, गौरी, गजनवी नहीं है। अगर आपको लगता है कि राजा सुहेलदेव का अपमान हुआ तो स्मारक आपने पिछले 4 सालों में क्यों नहीं बनवाया? आप 4 साल, जब 5 साल खत्म होने को आ रहे हैं, आप क्यों सुहेलदेव को याद कर रहे हैं? मुद्दे से मत भटकिए। अब देखिए साहब, आगे हास्यास्पद बात मैं आपको सुनाता हूं। इन्हें तालिबान तक की याद आ गई। कहां उत्तर प्रदेश, कहां तालिबान? अब ये तालिबान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। देखिए साहब, मोदी जी हैं तो तालिबान सिर्फ केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तबाह है, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत की तरफ रुख करने का मतलब एक नया एयर स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक। भारत माता की जय। फिर मुद्दा भटकाया जा रहा है। मुझे खुशी होती अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते कि चीन, अगर तुमने फिर से हमारे सैनिकों पर नजर डाली तो हम बेजिंग में घुस के, शंघाई में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हिम्मत कीजिए ना आदित्यनाथ जी, क्यों इन मुद्दों से बच रहे हैं आप? क्या वजह है कि आप तालिबान का मुद्दा लाके मुद्दे को भटका रहे हैं? लगातार दोस्तों इसी तरह का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं जो अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली है, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मुद्दों को भटकाती है। मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाकर ये लोग जिन्ना, मुगल, तमाम लोगों का प्रवेश कर रहे हैं चुनावों में। अब मुद्दा थोड़ा हम पलटते हैं। आर्यन खान का मामला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किरण गोसावी एक प्राइवेट डिटेक्टिव नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड टीम में शामिल था। अब यह पुलिस की हिरासत में है। इसका एक आपराधिक इतिहास है। प्रभाकर सैल नाम का एक गवाह, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गवाह, उसने गवाही दी है कि किरण गोसावी और सैम डिसूजा मिलकर शाहरुख खान से 18 करोड़ जो हैं वसूली के तौर पर लेना चाहते थे और इस 18 करोड़ में से 8 करोड़ जाने वाला था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पास। एबीपी न्यूज ने सैम डिसूजा से बातचीत की है। सैम डिसूजा जो कि उस टीम में शामिल था, वो क्या कह रहा है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये एबीपी न्यूज का जो है उनकी प्रॉपर्टी है, उनका कॉपीराइट है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आर्यन खान केस में एक और अहम किरदार सैम डिसूजा ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आर्यन के पास कोई ड्रग नहीं था, आर्यन को फंसाया गया, आर्यन के बहाने उगाही करनी थी, किरण गोसावी के जरिए उगाही हो रही थी। प्रभाकर सैल के 25 करोड़ का दावा सही लग रहा है। इस चीज पर गौर कीजिए, किरण गोसावी के जरिए उगाही हो रही थी। किसके लिए उगाही हो रही थी बताइए? असल मुद्दा यह है दोस्तों, असल मुद्दा यह है शाहरुख से आपको उगाही करनी थी। असल मुद्दा यह है कि शाहरुख से आपको प्रॉब्लम थी, इसलिए आपने उसके बच्चे को टारगेट किया। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि दिवाली के बाद मैं नवाब मलिक के जो दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात है, मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। तो देवेंद्र जी मुझे बताइए ना, 5 साल आप मुख्यमंत्री थे और पिछले 2 साल से आप विपक्ष में हैं। आपको किसने रोका नवाब मलिक के जो दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात हैं उसे एक्सपोज करने के लिए? अब तक आप खामोश क्यों थे? आप राज्य की जनता को इस तरह से मूर्ख कैसे समझ सकते हैं? मुद्दा क्या था आर्यन खान में? क्योंकि जब अडानी के पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट में 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा जाता है जिसकी कीमत हजारों करोड़ में थी, उसके तुरंत बाद यह बात सामने उभर कर आती है। मैं बात स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो ड्रग्स पकड़ा गया था अडानी के मुंद्रा पोर्ट में, उसके पीछे अडानी साहब का हाथ था। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मगर ध्यान भटकाने के लिए, ताकि मोदी जी के दोस्त गौतम अडानी पर कोई उंगली ना उठाए, जनता का ध्यान उससे हट जाए, इन्होंने क्या किया? आर्यन खान पर निशाना साधा।
वो आर्यन खान जिसके पास ड्रग्स नहीं मिला, वो आर्यन खान जिसे बेल पर रिहा करते हुए अदालत ने बोला कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कोई प्रमाण नहीं है, व्हाट्सएप चैट्स को बुनियाद बनाकर आप यह नहीं साबित कर सकते कि आर्यन के ताल्लुकात जो हैं वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ थे। इस झूठ से, इस भ्रम से कृपया बाहर आइए। जनता का ध्यान भटकाना बंद कीजिए और जनता को भी समझना पड़ेगा कि आपके असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर क्या किया जा रहा है। महंगाई तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। आपका घर का बजट जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। आप खुद जानते हैं कि आप कम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं आप किचन में जो है कटौती कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं कि आप जब ऑफिस जाते हैं तो जिन साधनों के जरिए आप ऑफिस जाते हैं उसमें आप समझौता कर रहे हैं। आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा। और इन्हीं चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आर्यन खान, तालिबान, पाकिस्तान, जिन्ना, यही सब किया जा रहा है। मुझे बताइए ना, मैंने कुछ गलत कहा? और फिर आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं मैं बीजेपी से क्यों सवाल पूछता हूं? मैं क्यों पूछता हूं? पहले ये बात को समझिए, क्योंकि यह हकीकत कोई सामने नहीं लेकर आता। आपकी जो पालतू गोदी मीडिया है, जो गुल्लू और कालू हैं, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हैं। अरे विपक्ष को मैं भी टारगेट करता अगर सत्ता उनके हाथ में होती, अगर देश विपक्ष से चल रहा होता। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है बताइए? कश्मीर में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? और पश्चिम बंगाल में जिसकी सरकार है, आप खुद जानते हैं। इसी मंच पर मैंने ममता बनर्जी से सवाल किए हैं। जब उनकी जीत के बाद चुनावी हिंसा हो रही थी, तब मैंने कहा था ममता दीदी बनिए, दादा मत बनिए। जब कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमला हुआ था चुनावों से ठीक पहले, तब मैंने इसी मंच पर सवाल उठाया था उस हिंसा पर। तो मुझे ज्ञान मत बांटिए कि मैं सिर्फ बीजेपी से सवाल करता हूं, और मैं करूंगा। सत्ता पर वो है भाई, और ये मेरी जिम्मेदारी है बतौर पत्रकार कि मैं भारतीय जनता पार्टी को बचने का मौका ना दूं, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई है जिसने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समाज के अंदर इस तरह से अराजकता फैलाने का प्रयास किया हो। हकीकत यह है, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर सुनिए, सरकार में हमारा फलसफा है दोस्तों, मुद्दों पर बात करते हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे, सरकार से सवाल करते रहेंगे। उस जिम्मेदारी से हम बचने नहीं वाले हैं। नमस्कार।